जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेडी ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति की प्रस्तावनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है? तो गणित की वह शाखा है जिसमें समतल पर बिंदुओं की स्थिति को दो संख्याओं के जोड़े से परिभाषित किया जाता है और जिन संख्याओं के जोड़े से उस बिंदु की स्थिति को परिभाषित किया जाता है वे दो बिंदु निर्देशांक कहलाते हैं। ठीक है, आइए इस निर्देशांक को समझते हैं। निर्देशांक होता क्या है? तो एक सतह पर मौजूद दो बिंदुओं को दर्शाने के लिए हम उस सतह पर दो परस्पर लंब रेखाएं खींचते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये एक सतह है और ये परस्पर दो लंब रेखाएं हैं। ठीक है, जो कि एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद कर रही हैं और जो इनका प्रतिच्छेद बिंदु होता है इसको मूल बिंदु कहते हैं। और इन दोनों रेखाओं में से इस क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहते हैं और इस ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहते हैं। अब इस सतह पर किसी बिंदु की स्थिति बताने के लिए हम x और y के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ये कोई बिंदु A है तो इस बिंदु की दूरी x अक्ष से y है और y अक्ष से x है। तो इसका मतलब यह हुआ कि वह बिंदु x अक्ष से y तथा y अक्ष से x की दूरी पर है। ठीक है, यह बिंदु x अक्ष से y और y अक्ष से x की दूरी पर है। इस पूरे तल को कार्तीय तल या निर्देशांक तल कहते हैं और इस तल के अब 4 पार्ट हो चुके हैं। तो इनमें से ये पहला पार्ट होता है, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड, ये फोर्थ होता है। ठीक है, तो इन पार्ट को हम चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, तो यह हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश, इसी प्रकार यह द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। मूल बिंदु से दाईं ओर x अक्ष धनात्मक होता है और मूल बिंदु से बाईं ओर x अक्ष ऋणात्मक होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। और इस मूल बिंदु से ऊपर की ओर y अक्ष धनात्मक होता है और नीचे की ओर y अक्ष ऋणात्मक होता है। इसको आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि x अक्ष धनात्मक होता है और x डैश अक्ष ऋणात्मक, y अक्ष धनात्मक होता है और y डैश अक्ष ऋणात्मक होता है। अब यहाँ पर इस x अक्ष को भुज भी कहते हैं, भुज, और इस y अक्ष को कोटि कहते हैं, कोटि। इन चतुर्थांशों में से प्रथम चतुर्थांश के जो चिन्ह होते हैं तो वो धन और धन होता है और इस अक्ष पर माइनस और प्लस वाले निर्देशांक को हम दर्शाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये तृतीय चतुर्थांश होता है जो कि माइनस और माइनस का होता है। ठीक है, ये x माइनस का और y भी माइनस का। आपको याद रखना है कि सब चतुर्थ चतुर्थांश प्लस और माइनस। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप निर्देशांक लिखेंगे तो सबसे पहले आपको लिखना होगा कि x अक्ष पर उसकी स्थिति क्या है और y अक्ष पर उसकी स्थिति क्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे आप x और इसके बाद y। ठीक है, निर्देशांक लिखने का यही तरीका होता है और इस x को भुज बोलते हैं और इस y को कोटि। तो निर्देशांक लिखने के लिए सबसे पहले भुज, इसके बाद कोटि। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि इस निर्देशांक तल में किसी बिंदु की स्थिति को कैसे दर्शाते हैं, यानी कि निर्देशांक को कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर बिंदु A है, यह x अक्ष पर 3 इकाई है और y अक्ष पर भी 3 इकाई है। तो जब निर्देशांक लिखेंगे तो पहले x अक्ष वाला लिखेंगे भुज और इसके बाद फिर कोटि। तो यहाँ पर x अक्ष 3 है और y भी कितना है? 3। तो इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 3 और 3। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर B बिंदु के निर्देशांक होंगे। पहले आपको लिखना है कि x अक्ष पर उस बिंदु की स्थिति क्या है और y अक्ष पर उस बिंदु की स्थिति क्या है। तो यहाँ पर x -4 और y भी -4 है। ठीक है, तो इस बिंदु के निर्देशांक होंगे -4 -4। एक बार कार्तीय तल को फिर से समझ लेते हैं। इस कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा x अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा y अक्ष, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। इसके साइन होते हैं प्लस प्लस और द्वितीय चतुर्थांश के साइन होते हैं माइनस प्लस और ये माइनस माइनस और ये प्लस माइनस। अब जब निर्देशांक को दर्शाते हैं तो सबसे पहले हम भुज और इसके बाद कोटि को दर्शाते हैं, अर्थात पहले x अक्ष से उसकी स्थिति और फिर y अक्ष से उस बिंदु की स्थिति को।
अब यहाँ पर ये जो 90 डिग्री पर दोनों रेखाएं परस्पर आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इस प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। अब यहाँ पर मूल बिंदु से x अक्ष पॉजिटिव होता है और मूल बिंदु से x डैश अक्ष निगेटिव होता है। मूल बिंदु से y अक्ष पॉजिटिव होता है और मूल बिंदु से y डैश अक्ष निगेटिव होता है। अब आगे सीखते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कैसे निकाला जाता है। इस निर्देशांक तल में देखिए, यहाँ पर बिंदु A और यहाँ बिंदु B है। ठीक है, बिंदु A की स्थिति x अक्ष पर x1 और y अक्ष पर y1, बिंदु B की स्थिति x अक्ष पर x2 और y अक्ष पर y2 है। बिंदु A के निर्देशांक x1 y1 और बिंदु B के निर्देशांक हुए x2 और y2। अब इन दोनों बिंदुओं की x अक्ष पर दूरी देख लेते हैं। तो मूल बिंदु से पहले बिंदु A की दूरी x1 है और बिंदु B की दूरी x2 है। अब आपको x1 और x2 के बीच की दूरी चाहिए, तो यहाँ पर मूल बिंदु से x2, ठीक है, मूल बिंदु से x2 में मूल बिंदु से x1 की दूरी को माइनस कर देंगे, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगी x2 माइनस x1। तो बिंदु A की दूरी मूल बिंदु से x1 और बिंदु B की दूरी मूल बिंदु से x2 है। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी हमें चाहिए, तो इस बीच की दूरी को निकालने के लिए हम x2 में x1 को माइनस कर देंगे, तो x2 माइनस x1 ये इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकल, तो इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी भी आपकी x2 माइनस x1 होगी। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर A बिंदु की y अक्ष पर दूरी y1 और B बिंदु की y अक्ष पर दूरी है y2, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगी y2 माइनस y1। ठीक है, आपको y2 में y1 को माइनस कर देना है, तो ये इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको मिल जाएगी। तो जो यहाँ की दूरी होगी वो यहाँ की दूरी भी होगी। इन तीनों बिंदुओं को मिलाने से हमें एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो रहा है, और इस समकोण त्रिभुज में AC आधार हो गया, BC लंब हो गया और AB कर्ण हो गया, और यही AB हमें ज्ञात करना है। तो इस AB को निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर होगा, इस स्क्वायर को इस साइड पक्षांतर करेंगे तो ये वर्गमूल बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा, तो होगा अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आप चाहें तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिखा है। अब इस समकोण त्रिभुज से इनका मान रख लेते हैं, तो कर्ण है हमारा AB और AB बराबर होगा, लंब हमने BC को मान रखा है और BC है y2 माइनस y1, तो यहाँ पर y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस आधार हमने मान रखा है AC को, जो कि है x2 माइनस x1, तो यहाँ होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर। आप चाहें तो इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, AB बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यदि आप इस प्रकार लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये जो फार्मूला हमें मिला इसी को हम दूरी सूत्र बोलते हैं। ठीक है, यही हमारा दूरी सूत्र है। तो AB ये दो बिंदुएं हैं A और B, इन दोनों बिंदुओं की दूरी निकालने के लिए हम प्रयोग करेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझा तो पा रहा हूं ना? कमेंट जरूर करें ताकि मैं आने वाले वीडियोज में जो भी कमियां हैं उन्हें सुधार सकूं। एक छोटी सी बात आपको और याद रखना है कि यदि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालना है, जैसे हम इस मूल बिंदु से और बिंदु A की दूरी निकालते हैं, तो इसके लिए तो यहाँ पर देखिए बिंदु A की स्थिति है x1 और y1 है। ठीक है, इस x1 और y1 को हम यहाँ x भी कह सकते हैं, जो यहाँ से यहाँ तक y1 है इसको हम y भी बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि समकोण त्रिभुज में आधार हमारा है x, लंब y है और कर्ण मूल बिंदु और A। ठीक है, OA, तो इसको हम लिख सकते हैं OA बराबर अंडर रूट आधार स्क्वायर
प्लस लंब स्क्वायर या फिर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जैसा आप लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखें या फिर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालने के लिए जो सूत्र बनेगा आपका, तो वह होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब दूरी सूत्र से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम आ चुके हैं 7.1 में। यहाँ पर हमें दो बिंदु दी गई हैं और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, तो हम 2 और 3 को बिंदु ए मान लेते हैं, 2, 3, और दूसरी बिंदु को हम बी मान लेते हैं, जिसका निर्देशांक 4 और 1 है। बिंदु ए और बी, तो बिंदु ए और बी की दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो दूरी सूत्र हो जाएगा ए बी बराबर, ठीक है, ए बी बराबर होगा x2, ये है, ये हमारा x2 है, और ये x1, ये y2 और ये y1। ठीक है, यहां से इन मानों को दूरी सूत्र में रख लेते हैं। तो x2 माइनस x1 होता है, यानी कि 4 माइनस 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, और प्लस y2 माइनस y1 होता है, तो यहाँ होगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो होगा ए बी बराबर 4 में 2 माइनस करेंगे तो 2 का स्क्वायर, 1 में 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें माइनस का 2 मिलेगा, माइनस 2 का स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पर इन दोनों का स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर करने से हमें 4 प्लस 4 मिलेगा। ठीक है ना, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। 8 को हम लिखेंगे 4 गुणे 2 के रूप में। ठीक है, 4 का वर्गमूल निकल आएगा, तो 4 का वर्गमूल 2 बाहर हो जाएगा, और 2 का वर्गमूल नहीं निकले, 2 को हम वर्गमूल के अंदर ही रखेंगे। तो इस प्रकार से हमें ए बी की जो दूरी है वो प्राप्त होगी 2 अंडर रूट 2 इकाई। इसी प्रकार से यहाँ पर नंबर 2 और 3 दिया गया है, इसको भी आप दूरी का सूत्र लगा के सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और प्रश्नों को समझ लेते हैं। अगला प्रश्न है बिंदुओं 0, 0 और 36, 15। तो इस मूल बिंदु से एक और अन्य बिंदु के बीच की दूरी हमें निकालना है। तो अभी हमने सूत्र देखा है, उसी सूत्र का प्रयोग करके और हम इन दूरियों को निकाल लेते हैं। मूल बिंदु से किसी अन्य बिंदु की दूरी निकालने का फार्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि हम पीछे देख चुके हैं। यहाँ पर x हम 36 को मान लेंगे, ये x है, और इस 15 को y मान लेते हैं। ठीक है, तो x यानी कि 36 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर होता है 1296 और 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो हमें मिलेगा 1521। ठीक है, और 1521 वर्गमूल होता है 39 का। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वर्गमूल नहीं लगाना है, 39 लिखना है। ठीक है, 39 इकाई। तो मूल बिंदु से यानी कि ओ ए से मूल बिंदु से जो हमें एक अन्य बिंदु की दूरी प्राप्त हुई वो है 39 इकाई। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। आगे और कुछ प्रश्नों को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी हैं। तो देखिए, संरेख का मतलब होता है कि जब सभी बिंदु यानी कि जो बिंदु दिए गए हैं वो एक ही लाइन पे होने चाहिए। ठीक है ना, उन्हें हम संरेख बोलते हैं। ठीक, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इसको ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी मान लेते हैं। तो एक बार ए सी और ये सी बी, ठीक है, सी बी, और ये यहाँ से एक लास्ट वाला ए और बी, ये सभी क्या होने चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए। तो ये बिंदु आपस में संरेख होंगे, और अगर बराबर नहीं होंगे तो ये संरेख नहीं होंगे। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। अब देखिए, एक्स अक्ष की बात की जा रही है। एक्स अक्ष से हम मान लेते हैं कि एक बिंदु ए और दूसरा बिंदु बी है। ठीक है, और यहाँ से समान दूरी पर एक्स अक्ष, इसको हम एक्स अक्ष मान लेते हैं यहाँ पर। तो एक्स अक्ष में निर्देशांक होता है, एक्स तो होता ही है और y 0 होता है। तो एक्स अक्ष का निर्देशांक x और 0 होगा। ठीक है, इसको हम P बिंदु मान लेते हैं। और कहने का मतलब ये है कि इस एक्स अक्ष से, ठीक है, अर्थात यहाँ पर बिंदु P से A और ये B समान दूरी पर होने चाहिए। तो आपको क्या करना है, एक बार यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है और एक बार यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है। ठीक है, मतलब AP बराबर आपको BP करके निकालना है। अब AP को निकालने के लिए आप दूरी सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं और BP को भी निकालने के लिए
दूरी सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको x अक्ष पर वह बिंदु प्राप्त हो जाएगा। अब इस चैप्टर में जो हम अगली चीज पढ़ने वाले हैं वो है विभाजन सूत्र, यानी कि सेक्शन फार्मूला। ठीक है, अब इस डायग्राम से सेक्शन फार्मूला को समझते हैं। इस डायग्राम में हमें बिंदु ए और बिंदु बी को यह बिंदु P आंतरिक रूप से m1 और m2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। बिंदु ए का निर्देशांक x1 y1 है, बिंदु P का निर्देशांक x y मानेंगे और बिंदु B का निर्देशांक होगा x2 और y2। तो यहां देख लेते हैं बिंदु ए की स्थिति क्या है, y से y1 और x से x1, जो कि हमने यहाँ r मान रखा है। बिंदु P की स्थिति जो है तो y है और यहाँ x अक्ष पर x है। बिंदु B की स्थिति x अक्ष पर x2 और y अक्ष पर y2 है। अब इन दोनों के बीच की दूरी की बात करें तो x और x1 के बीच की जो दूरी होगी वह होगी मूल बिंदु से OS माइनस OR। OS में से OR को माइनस कर देंगे तो हमें R और S के बीच की दूरी निकल आएगी। इसी प्रकार से S और T के बीच की दूरी निकालनी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मूल बिंदु से O से T तक में O से S तक को माइनस कर देंगे, यानी कि OT माइनस OS हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम क्या करेंगे इस y के लिए, तो y के लिए हम क्या करेंगे, y अक्ष के लिए देखिए यहाँ पर S है और यहाँ पर Q, यहाँ पर P है। ठीक है, तो SP में हम SQ को माइनस कर देंगे, या कह सकते हैं कि PS में हम QS को माइनस कर देंगे तो यहाँ के बीच की दूरी निकल आएगी। ठीक है ना, यहाँ पर। इसी प्रकार B और C के बीच की दूरी के लिए हम क्या करेंगे, तो B से T तक में C से T तक को माइनस कर देंगे तो B और C के बीच की दूरी निकल आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें बिंदु AQP से और PCB से दो समकोण त्रिभुज मिल रहे हैं। ठीक है, समकोण हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये समकोण हुए, तो दो समकोण त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए एक लाइन यहाँ से ऐसे, ठीक है, एक लाइन यहाँ पर ये गई है यहाँ से, ठीक है, और एक लाइन ये वाली है। ये दोनों लाइन समांतर रेखाएं हैं। तो समांतर लाइन को यदि कोई तिर्यक रेखा विभाजित करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो वहां पर उसके संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण यहाँ पर भी बन रहा है और यहाँ पर भी, ये दोनों संगत कोण आपस में बराबर हैं। तो त्रिभुज AQP और त्रिभुज PCB ये दोनों समरूप त्रिभुज हुए। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज AQP समरूप है त्रिभुज BCB के। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो इनकी संगत भुजाएं अनुपात में होंगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि AB, ठीक है, ये AB और अपान में हो जाएगा PB। ठीक है ना, AP और अपान में PB, तो हम इसको कहेंगे AP बटे PB और ये बराबर होगी AQ और यहाँ PC। ठीक है, तो पहले हम इसका लिखेंगे, इसके बाद इसका लिखेंगे, तो ये हो जाएगा AQ और बटे में हो जाएगा PC और ये बराबर होगा इसके। ठीक है ना, PQ और BC के, PQ और ये BC। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर AP का जो मान है वह m है, PB का जो मान है यहाँ पर m2 है, जो AQ का मान है AQ तो उसका मान है OS माइनस OR। हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं x माइनस x1। ठीक है, और इसके बाद PC का मान होगा x2 माइनस x, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं x2 माइनस x। ठीक है, तो यहाँ से सभी के मान रखेंगे और मान रखने के बाद इनको हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर m1 अपान में m2 और ये हो जाएगा AQ। ठीक है ना, ये AQ है x माइनस x1। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर PC। ठीक है, अब PC क्या है, x2 माइनस x माइनस x। PQ हो जाएगा y माइनस y1, तो y माइनस
बाई 1, BC हो जाएगा बाई 2 माइनस बाई 1, ठीक है। तो यहाँ पे बाई 2 माइनस बाई 1। तो अब यहाँ पर हमें प्राप्त हो चुका है m1 बटे m2 बराबर x माइनस x1 बटे x2 माइनस x बराबर बाई माइनस बाई 1 बटे बाई 2 माइनस बाई। ये यहाँ पर बाई है, ठीक है ना, बाई 2 माइनस बाई। अब यहाँ हमें 3 पक्ष मिल चुके हैं, या यूं कहें कि हमें 3 भाग मिल चुके हैं, ठीक है। तो एक बार हम इन दोनों भागों को साथ में कैलकुलेट करेंगे और एक बार इसको m1 बटे m2 को और इसको, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ होगा m1 बटे m2 बराबर x माइनस x1 बटे हो जाएगा x2 माइनस x, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x2 माइनस x का तिर्यक गुणा करेंगे, तो m1 के साथ गुणा होगा और यहाँ पर x माइनस x1 का गुणा m2 के साथ होगा। तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे m1 x2 माइनस x और बराबर हो जाएगा m2 x माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ पर m1 x2 हो जाएगा माइनस m1 x, इसके बाद यहाँ पर m2 x हो जाएगा और माइनस m2 x1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमें जो x1 मिला है तो x1 को इस साइड पक्षांतर करेंगे और इस माइनस m1 x को इस साइड पक्षांतर करेंगे। तो कर लेते हैं m1 x2 और m2 x1 को इस साइड लाएंगे तो ये प्लस में आएगा, m2 x1 बराबर में हो जाएगा m2 x और इस m1 x को इस साइड ले जाएंगे तो ये भी प्लस में आएगा, तो यहाँ पर m1 x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, हमें एक साइड मिला है m1 x2 और प्लस m2 x1, अदर साइड मिला m2 x प्लस m1 x, ठीक है। यहाँ पर x का हम कॉमन कर लेते हैं, तो x का कॉमन करेंगे तो हमें मिलेगा m2 प्लस x1, ठीक है। इसको हम इस प्रकार लिख लेते हैं m1 प्लस m2, ठीक है। अभी क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमें मिला है m1 x2 प्लस m2 x1 और बराबर में x का कॉमन हो चुका और मिला हमें m1 प्लस m2, ठीक है। अब हम x के बराबर कर लेते हैं, तो x के बराबर करेंगे तो ये x के बराबर में है m1 x2 और प्लस m2 x1 और ये m1 प्लस m2 x के गुणे में है तो इस साइड करेंगे तो ये भाग में आएगा, तो यहाँ पर इसको भाग में कर लेते हैं, ठीक है, m1 प्लस x2। इस प्रकार से हमें यहाँ पर x प्राप्त हो चुका है। अब इसी प्रकार से आप y भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर m1 बटे m2 को y माइनस बाई 1 बटे या बाई 2 माइनस बाई के साथ हल कर सकते हैं। तो यहाँ y बराबर होगा, बदलाव कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। x2 की जगह y2 रख दो, यहाँ से भी आप कर सकते हो x2 की जगह y2 रख दो और x1 की जगह y1 रख दो। तो यहाँ पर हम y बराबर ये लिख सकते हैं m1 बाई 2 प्लस m2 बाई 1, ठीक है, और बटे में हो जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें y भी प्राप्त हो चुका है। अब विभाजन सूत्र में हमें इस बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है, बिंदु P के निर्देशांक x और y ये यहाँ पर प्राप्त हुआ है, ठीक है। और इसी को x और y को जो यहाँ पर निर्देशांक है इसी को विभाजन सूत्र या सेक्शन फार्मूला बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आगे और बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। तो हम आ चुके हैं 7.2 में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 और 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिंदु ए और ये बिंदु बी है। बिंदु ए के निर्देशांक -1 और बिंदु बी के निर्देशांक हैं 4 और -3। इस ए बी को यह बिंदु पी विभाजित कर रहा है, जिसके निर्देशांक होंगे x और y, ठीक है। अब विभाजित कैसे कर रहा है, तो विभाजित कर रहा है 2:3 के अनुपात में, ठीक है। तो यहाँ पर x और y निकालने के लिए, ठीक है, हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो विभाजन सूत्र वही है x और y का निर्देशांक। तो x का निर्देशांक क्या हो जाएगा और y का निर्देशांक क्या हो जाएगा, ये पीछे आपने सीखा है। बिंदु P के निर्देशांक क्या है यहाँ पर x y। तो x और y के लिए हम क्या करेंगे,
तो इस P बिंदु के लिए जिसका निर्देशांक x और y है, x बराबर हम यहाँ पर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 ले लेंगे और y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, m1 रेशियो है तो यहाँ पर m1 बराबर 2 और m2 बराबर 3 दिया गया है। अब हम मान रख लेते हैं इनका। मान रखने के बाद हमें ये प्राप्त हुआ। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो होगा P 4 दूना 8 प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 बटे 3 2 5 और ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 माइनस का और प्लस 7 त्रिक 21 बटे में 3 2 5। ठीक, 8 में 3 माइनस होगा तो 5 और बटे में 5 और यहाँ पर हो जाएगा 21 में 6 को माइनस करेंगे तो 15 होगा और 15 बटे 5 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर कैंसिल होगा तो 1, यहाँ कैंसिल करेंगे तो 5 एकम 5 तिहाई 3 आ गया। तो इस प्रकार से P के निर्देशांक प्राप्त हुए हमें 1 और 3। तो आप विभाजन सूत्र का प्रयोग करके ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।